नमस्कार साथियों। अपन बात करेंगे जो बीएसटीसी का पेपर अपने सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें टेक्निकल एरर आने की वजह से वो नहीं हो पाया था। पीडीएफ बार बार पीडीएफ से बाहर जा रहे थे। अब देखिए आंसर, आराम से एक एक आंसर को करेंगे अपन। वीडियो लगा रहे हो। अपन बात कर रहे हैं पृथ्वीराज किसका ग्रंथ है। आप भी लाइव आ जाइए अब जल्दी जल्दी। देखो पहले भी बहुत डिस्टर्ब हो गए, मैंने कोशिश करी थी कि बहुत जल्दी आपको क्लास दे दूं, पर बीच में टेक्निकल एरर आने की वजह से कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो अपन बात करेंगे किसकी कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। चंद्र बरदई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदई के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, आगे वाले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नानक जी भील डूंगरपुर, ये संबंधित नहीं है। नानक जी भील डूंगरपुर ये संबंधित नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन की संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। किसने करी? गोविंद गिरी ने करी। किसने करी दोस्तों? गोविंद गिरी ने। किसने करी? गोविंद गिरी ने। इसका आंसर हो जाए गोविंद गिरी। फिर राजस्थान में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। कहां से आरंभ हुआ? नसीराबाद से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? नसीराबाद। फिर है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा कहा जाता है? मिर्जा राजा किसे कहा जाता है? देखिए मिर्जा राजा किसे मिर्जा राजा कहा जाता है? तो मिर्जा राजा जय सिंह। कौन हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? कोलवी की गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। कोलवी की गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ में है। निम्न में से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में कोलवी की गुफाएं हैं? झालावाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र? महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। आगे बात करते हैं भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितनी संख्या हो सकती है? तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने संख्या हो सकती है इसकी? 30। इसमें कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है? तो प्रोटेम स्पीकर का नहीं किया। किसका नहीं किया है? प्रोटेम स्पीकर का नहीं किया है। फिर बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर
भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। आप फटाफट है ना एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप। फटाफट शेयर कीजिए एक बार क्लास को। हाँ, निम्नांकित में से किसे हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है गणगौर? चैत्र माह में। कब मनाई जाती है? चैत्र माह में मनाई जाती है। किस माह में? चैत्र माह में गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद में पुस्तक है, उसके लेखक हरिकेली अपन ने कल पढ़ा था, किसने लिखा? विग्रहराज ने। सही है। गौरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने। सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने। और आनंद विलास, आनंद विलास इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस कला विधा में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए श्रीमाल जोशी, श्रीमाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीमाल जोशी का संबंध किससे है दोस्तों? श्रीमाल जोशी का संबंध है फड़ पेंटिंग से। किससे है? फड़ पेंटिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा? अकोला चित्तौड़गढ़। चूहों के मंदिर के लिए कौन सी माता जी प्रसिद्ध है? करणी माता। कौन सी? करणी माता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में कहाँ लगा था? लाखेरी बूंदी में। कहाँ लगा था? लाखेरी बूंदी में। पहला कारखाना कहाँ लगा था दोस्तों? लाखेरी बूंदी में लगा था। कहाँ लगा था? लाखेरी बूंदी में। इसके बाद में देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12। कितनी है? 52.12 है। कितनी है? 52.12 है। जनगणना 2011 के अनुसार, सॉरी, भारत में बाजरा उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है? पहला। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उसमें कार्यरत? 62%। कितना हो जाएगा? 62%। कितना हो जाएगा? 62%। कितना हो जाएगा? 62% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62% हो जाएगा। इसके बाद देखिए राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में 56 का मैदान? कल पढ़ा था, अरे कल ही पढ़ा था अपन ने 56 का मैदान। मैंने तो भाई ज्यादा पढ़ने के लिए अभी नहीं बोला था। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। कहाँ है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? काली सिंध का नहीं होता। बनास राजस्थान से निकलती है, बाणगंगा राजस्थान से निकलती है, बांडी भी राजस्थान से निकलती है। लेकिन ये जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी, ये नहीं होगा, यही नहीं होगा, ये नहीं होगा। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? काली सिंध देवास की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? देवास की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? देवास की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवास की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? तो कौन सा भाग? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अलवर भरतपुर में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अलवर भरतपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? अलवर भरतपुर में। इसके बाद देखिए राजस्थान के निम्नलिखित नरजातीय समूहों में, नरजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य किसका है दोस्तों? गुज्जरों का। अरे चरी नृत्य किसका है? गुज्जरों का। चरी नृत्य गुज्जरों का। इसके बाद निम्न में राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 79। कितने पाए जाते हैं? 79 पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? राजस्थान ज्योति। कौन सा? राजस्थान ज्योति।
फिर है राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फौजी नंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन से नहीं है। फौजी नंबरदार का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अरे पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था पता है ना? वन रक्षक भर्ती में, वन रक्षक भर्ती में आया था पिछली बार। फौजी नंबरदार का संबंध भरतपुर से है। कहां से है? भरतपुर से। कहां से है? भरतपुर से। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होता था? कहां से? अजमेर से। कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से प्रकाशित होता था। कहां से? अजमेर से प्रकाशित होता। कौन सा साप्ताहिक पत्र था? कौन सा? राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से। कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से। लोंगेवाला मेमोरियल, लोंगेवाला जैसलमेर। कहां है? जैसलमेर। बादल महल गैप सागर झील के किनारे नहीं है। अरे गैप सागर झील के किनारे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला कहलाता है? बढ़िया क्वेश्चन है भैया। कुंवारा किला, कुंवारा किला कौन सा कहलाता है? आपका बाला किला कहां गया? ये बाला किला कुंवारा किला कहलाता। बाला किला कुंवारा किला कहलाता है। कौन सा? बाला किला कुंवारा किला कहलाता। बाला किला को क्या कहते हैं दोस्तों? कुंवारा किला कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर है किस शासक के समय शिल्पी मंडन, मंडन का संबंध महाराणा कुंभा से है? अरे मंडन का संबंध किससे? महाराणा कुंभा से है। कौन सा युगम गलत है? शुष्क जलवायु कहां पाई जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में पाई जाती है क्या? नहीं, ये कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, नहर की दृष्टि से देखो, यदि यहां गंग नहर परियोजना होता तो ये हो जाता, गंग नहर परियोजना होता तो ये हो जाता, वरना इसका आंसर सी चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा चल जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बाद देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहां है? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार पश्चिम, क्या है, उत्तर पूर्व से लेकर के, यानी ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के कहां है? उत्तर पूर्व की ओर है। कहां है? उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। देखो ये मान लो राजस्थान है। अरे ये क्या है? राजस्थान। अरावली पर्वतमाला इधर से जाती है तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो अरावली पर्वतमाला यहाँ गुजरात से चलती है तो ये भाग कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी हो गया। कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिम ऑप्शन में देखो इसमें, और ये हो गया उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, बी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है कौन सा? भवानी मंडी। कौन सा? भवानी मंडी। किस लोक देवता को शेषनाग के देवता कल्ला जी को, कल्ला जी को शेषनाग के देवता कहते हैं? इसके बाद देखो, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? अरे कितनी है? ये 25, 4 4-25 का है। ये आंकड़ा कितना है? 4-25 का।
रानी सती दादी का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ का गधों का मेला भी प्रसिद्ध है, सती दादी का। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई? 1904 में। कितने? 1904 में, 1904 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुपालन कितना प्रतिशत है? 14.29%। कितना है? 14.29%। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं है? शाहपुरा। कहां पर? शाहपुरा। राजस्थान में सामेले का संबंध है। अरे सामेले का संबंध किससे है? विवाह से। सामेले का संबंध किससे है? विवाह से है। कहां से है? विवाह से। सामेला कल अपन ने पढ़ा था, सामेला। अरे मैंने 4-5 क्लास पढ़ाई आपको, मैंने बोला था पीछे के क्वेश्चन देखा करो हर बार। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन से हैं? जैन। कौन से हैं? जैन सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पर जैन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर मेवात सही है, झुंझुनू शेखावाटी सही है, भरतपुर ढूंढाड़ी नहीं है भैया। अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अरे मत्स्य क्षेत्र। क्या कहलाता है? मत्स्य क्षेत्र। और झालावाड़ क्या कहलाता है? हाड़ौती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। महाकवि माघ द्वारा रचित रचना शिशुपाल वध कब की है? 8वीं सदी की। कब की है? 8वीं सदी की है। कब की है? कब की है? 8वीं सदी की। कब की है? 8वीं सदी की। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा। ये आपके जीके के सारे क्वेश्चन हो गए। जीके के देख लेना सारे। अब देखो, अब देखो, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? हमारे अनुभव और अनुभव के आधार पर हमारे व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। साइको शिक्षण विधि से क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया है? बुनियादी शिक्षा। हमेशा महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया है। अधिगम के बारे में कौन सा? अधिगम सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। बिल्कुल सही है। अधिगम परिपक्वता है और अधिगम परिवर्तन है। अधिगम परिपक्वता नहीं है भैया। परिपक्वता के कारण कोई परिवर्तन आता है तो अधिगम नहीं कहलाते हैं। परिपक्वता के कारण यदि कोई परिवर्तन आता है तो वो अधिगम है, नहीं कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली इवोल्यूशन इवोल्यूशन के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? देखो, इवोल्यूशन में संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र आता है, मनोशारीरिक आता है, भावात्मक आता है, लेकिन परिवार को इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन में परिवार को शामिल नहीं किया जाता है। मूल्यांकन में परिवार को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण में बाधक सांस्कृतिक समानता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो अधिक दुश्चिंता। अधिक दुश्चिंता किस में प्रभावी है? संप्रेषण में के प्रभाव में बाधक है। इतना इजी पेपर था सर, पूछो ही मत। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों में समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूलन और सहायक हो सकता है? विद्यार्थियों के विकास में अनुकूलन और सहायक हो सकता है। किस प्रकार का विकास? किस प्रकार का विकास? देखो, सत्तावादी। सत्तावादी गलत है। सत्तावादी जो है अनुकूलन और सहायक नहीं होता नेतृत्व के लिए।
लोकतांत्रिक, नौकरशाही गलत होता है। ट्रांसैक्शन यानी प्रबंधकीय बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नेतृत्व प्रणाली का विकास होता है। सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता देखो, चिंतन दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। कौन कौन सा? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? अरे किससे? संकुचनशीलता से। और सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक नहीं होते, अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। सृजनशील व्यक्ति है ना, ये सब गुण पाए जाते हैं। 3 के 3 सृजनशील व्यक्ति में ये गुण नहीं पाया जाता है। ये गुण किस में पाया जाएगा? अरे ये गुण किस में पाया जाएगा? जो प्रतिभाशाली बालक है ना, उसमें रटंत विद्या पचत ज्ञान होता है। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, प्रतिभाशाली बालकों में ये गुण कम होता है। फिर देखो, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में होनी चाहिए। बहुत इजी पेपर था भैया। एक प्रभावी नेता की टीम की त्रुटि होने पर, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है? जिम्मेदारी स्वयं पे लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, त्रुटि होना नहीं मानता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार मानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण टीम को जिम्मेदार मानता नहीं। वो क्या करेगा? खुद पर ले लेगा। बात को किस पे ले लेगा दोस्तों? खुद पे ले लेगा। वो नहीं चाहता कि टीम का मनोबल गिरे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपात पूर्ण व्यक्तिनिष्ठ होती है? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है दोस्तों? ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी को देख करके यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यक्ति सही है या गलत है। लेकिन ये कैसी होती है? पक्षपात पूर्ण होती है। कोई मेरा जान पहचान का तो मेरे बारे में बुरा थोड़ी कहेगा, ऐसा ही कहेगा हाँ बढ़िया व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्ति विशेष होता है। किसी एक व्यक्ति पे ये विधि लग सकती है, सभी पे नहीं लग सकती। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, जहां पे प्रतिस्पर्धा आ जाए काट दिया करो सही को। और शिक्षण विधि का ये नियम है, सहयोग पर पुस्तकें बताना नहीं, समूह खेलों का आयोजन कराना। इससे क्या होगा? व्यक्ति में सहयोग की भावना आएगी। ध्यान रखना, व्यक्ति खेल में जितना सीखता है उतना कहीं भी नहीं सीखता। हाँ, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि उसे घर भेज दे? नहीं, अध्यापक को क्या चाहिए? वो देखो, उसे घर भेज दे क्या? अरे उसे घर भेज दे क्या? नहीं, नहीं भेजेंगे। उसे घर नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे। अरे उसे घर भेज देंगे क्या? नहीं। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे? नहीं। देर से आने पर ध्यान न दे, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं। क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने, बच्चे का कारण जाने की दिक्कत क्या है। अरे देखना है कि दिक्कत क्या है, लेट होने का कारण क्या है। नवीन मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों से उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। नवीन विचार मैंने अभी पढ़ाया था, सृजनात्मकता। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट हो, प्रतिभाशाली हो, वो सृजनात्मक हो, क्रिएटिव हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली यानी इंटेलिजेंस का बिल्कुल भी कोई संबंध है नहीं है। इंटेलिजेंट व्यक्ति रटंत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सृजनशील व्यक्ति रटने पर ध्यान नहीं देता। 3 इडियट में आपने देखा है ना, वही। एक नेता को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए ना, कंजूस होना चाहिए ना, अस्पष्ट होना चाहिए ना, तो क्या बच गयो? गतिशील। क्या होना चाहिए? गतिशील। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? अंतर्व्यक्तिक संबंध, गणितीय कौशल,
समस्या समाधान कौशल, आत्म जागरूकता। मूल जीवन कौशल में गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? गणितीय कौशल को। टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता, ये भैया हकीकत बात तो ये कि रीट वालों के आधों को ये प्रश्न नहीं आता, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं ना उनको ही नहीं आता ये क्वेश्चन साइको से है टोरेंस के अनुसार। तो उसमें आ जाएगा मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि। मस्तिष्क उद्दीलन विधि सृजनात्मकता को क्या करती है दोस्तों? क्या करती है? बढ़ावा देती है। व्याख्यान विधि व्यक्ति को नीरस बना देती है। आज्ञाकारिता में व्यक्ति मारा जाता है, अनुशासन नहीं, ये गलत हो जाएंगे। सृजनात्मकता को ये तीनों ही बढ़ावा नहीं देते। आज्ञाकारिता मानेगा तो वो अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा, अनुशासन में बंध के रहेगा तो अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा, और मन से नहीं कर पाएगा तो वो सृजनात्मकता नहीं होती। क्या कहलाएगी? रटंत विद्या प्रतिभा, है ना? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में होगा वो चीजें। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, वह परीक्षा कहलाती है इकाई परीक्षण। क्या कहलाएगा? इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश अनेकार्थ नहीं होना चाहिए। अगर यदि आप प्रभावी संप्रेषण देना चाहते हो तो एक उसका उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए, अनेक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिसको बात कह रहे हो सामने वाले को ये समझ भी आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, वही प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता नहीं, ये गलत हो जाएगा। महिला की कमजोरी की शारीरिक क्षमता नहीं है, महिला जनसंख्या में कमी बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अभी देखो जस्ट ये होते ही रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने तो कौन सा तरीका उचित होगा? कौन सा तरीका उचित होगा? देखो, विद्यार्थी को रटकर सीखने का, बिल्कुल रटकर सीखने का नाम देते काट दिया करो। नोट्स देना, बिल्कुल काट दिया करो। महत्वपूर्ण प्रश्न बताना नहीं। विद्यार्थियों को फीडबैक देना, विद्यार्थियों को फीडबैक देना, ये बताना कि बेटा यहाँ गलती कर रहे हो, आप यहाँ से सीख रहे हो। मैंने कल यही बोला था कि क्लास में रेगुलर आया करो ताकि पता चले कि कौन विद्यार्थी रेगुलर आते हैं और मैं आपको जांच परख है ना करके आराम से पढ़ा सकूं। मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया करो भाई बार बार। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य की शिकायत न करे, नहीं, कोई डर नहीं होता। समय आसानी से गुजर जाए, नहीं। विद्यार्थी चुप रहे, सुखद मनोस्थिति से विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, जी सही है। विद्यार्थी चुप रहे और अपना व्यक्तिगत कार्य करें, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा में सहायक होती है? रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायक होती है। रणनीति सीखने के लिए बहुत आसान कार्य देना नहीं, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना नहीं, नकारात्मक फीडबैक नहीं, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। पहले ये पता होना चाहिए रणनीति बनाने के लिए कि अपना क्लियर टारगेट क्या होगा और किस दिशा में अपन को जाना है। देखो आगे चलते, नई गतिविधियों और उत्पादन कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक आधार, एक प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? अरे क्या करेगा? एक अध्यापक है गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है। गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, क्या होता है? अध्यापक को ये देखना चाहिए कि गलतियां कैसे कर रहा है ये।
होता है सहनशील। विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाना नहीं, लक्ष्य पहले स्पष्ट होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। हाँ, बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप भी ऐसे कर सकते हो, बच्चों को मौका देना चाहिए। कक्षा का माहौल होना चाहिए। कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? धमकी भरा होना चाहिए क्या? नहीं। भरोसेमंद होना चाहिए क्या? ध्यान रखने वाला होना चाहिए। सम्मानपूर्ण होना चाहिए क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भरोसेमंद। क्या होना चाहिए? एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? व्यक्ति की नई कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों के अवांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना। प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। क्या कह रहा है? प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? कौन सी गलती कर सकता है? व्यक्ति की नई कार्य की प्रशंसा करना, यह गलती कर सकता है क्या? असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों के अवांछनीय प्रशंसा करना। कई बार क्या हो जाती है? गलती हो जाती है और उसको संतुलित करने के लिए वो झूठ मूठ में ही उसकी बड़ाई कर देता है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? स्वव्याख्यात्मक होना चाहिए। रिपोर्ट स्वव्याख्यात्मक होना चाहिए कि नहीं? रिपोर्ट विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड पूरे होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। कार्ड में क्या उचित नहीं है? तो क्या उचित नहीं? रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, ये उचित नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में क्या होनी चाहिए? सकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सकारात्मक टिप्पणियां। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट कार्ड सब व्याख्यात्मक होनी चाहिए क्या? नहीं। ये हो जाएगा इसका आंसर, ए होगा, बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। रिपोर्ट कार्ड सब व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए, खुद की व्याख्या नहीं होनी चाहिए उसमें। उसमें बच्चे की जो रिपोर्ट है उसको शामिल करना चाहिए, ये गलती है भैया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन देकर, उसके कार्यों की सराहना कर करके। ये सही है, ये गलत है बाकी की सब चीज। कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। ये क्या? ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? टीचर के लिए है, इसमें आप क्या करोगे? देखो देखो, गर्मियों की छुट्टियां लग रही है। अरे गर्मियों की छुट्टियां लग रही है ना, उनके लिए ये कि व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम चलाना है आपको और उसमें भाग भी लेना है। तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दें। ठीक है, ये बात यहाँ मान ली कि समय भी दें, व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। ठीक है, किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम जाने से बचेंगे नहीं? बचे, जाएंगे जरूर। ग्रीष्म अवकाश है तो पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे नहीं। व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे नहीं। कोशिश करेंगे अपन कि दोनों काम हो जाए। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विकास, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। एक अध्यापक के रूप में अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे? अरे संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करोगे आप? अच्छा संप्रेषण
समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो बढ़िया शब्द है ना, संप्रेषण में बढ़िया शब्द होने चाहिए, उचित शब्द होने चाहिए। बी, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण होने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने का प्रयास करोगे, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन की आदतों का विकास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे। यहाँ अपने आपको एक टीचर समझना है, आपको यहाँ आपको एक टीचर समझना है खुद को। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का मौका दिया जाए, दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर दिया जाए तो उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। सतत मूल्यांकन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। कौन सा हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। शिक्षक के रूप में आप क्या भूमिका निभाएंगे। छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्म निरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ये हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करते दे जो उन्हें पसंद है। प्रभावी अनुशासन, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे नहीं, छात्र उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए, विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधन सुझाते हैं, वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रही है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनमें संचार करते हैं। बिल्कुल सही। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ होना चाहिए। शिक्षण क्या होना चाहिए, सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आवाज आ रही है ना। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतरीन नागरिक बनाने में मदद करता हो, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह बेहतर नागरिक। शिक्षक का कार्य किताब पढ़ाना नहीं है, मूल रूप से उसका कार्य छात्रों को बेहतर नागरिक बनाए। क्या बनाए, बेहतर नागरिक बनाए। एक शिक्षक समय और विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है।
एक शिक्षक विद्यार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके नहीं, नई अद्यतन की जानकारी देकर, नए लक्ष्य निर्धारित करके, विचारों तक खेल खेल कर। देखो ये नाम आ जाए, रचनात्मकता आ जाए तो खेल करना, रचनात्मकता आ जाए तो खेल करना है। आवाज कैसे नहीं आ रही है ना? हाँ, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। ट्यूशन तो करवाना ही नहीं है, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, नहीं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ बातचीत करें। डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उल्लेखित लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस आधारित पर होना चाहिए? लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन जो कुछ पढ़ा है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। देखो लिखित जहां नाम आए ना, लिखित नाम आए तो उस वहां क्या जानना चाह रहा है? भाषा की शुद्धता और तार्किकता। निबंध आपको इसलिए लिखवाए जाते हैं कि आपकी भाषा कैसी है और आप में तार्किक विचार कैसे है। इसीलिए आरएस में क्या होता है? रिटन टेस्ट होता है, टॉपिक पे दिया जाता है कि आप भाषा कैसी यूज करते हो और तार्किक अभिव्यक्ति आपकी कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? तो उपलब्धि परीक्षण में क्या होना चाहिए दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता होनी चाहिए। अच्छा परीक्षण की विशेषता है कि उसमें विश्वसनीयता हो, वैधता और निष्पक्षता हो। इन दोनों से काम नहीं चलेगा, इनसे काम नहीं चलेगा, तीनों चीजें होनी चाहिए। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके ला रहा है तो ये स्थिति आप है। देखो वही क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा टाइम पे नहीं आ रहा है, यदि कोई बच्चा अनुशासन भंग कर रहा है, यदि कोई बच्चा जानबूझ के क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य शिक्षक से चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे? नहीं लेंगे। कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हो उनका उत्तर यही होता है, कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? देखो भाई, जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए शिक्षण विधियां बहुत उपयोगी है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? छात्रों से गृह कार्य करवाना चुनौती होती है कि नहीं? कक्षा में अनुशासन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना, ये नहीं होती। बच्चे कौन सा? बी और सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण विधि में विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थियों के जेंडर जहां नाम आए ना, जेंडर जहां नाम आए वहां काट दिया करो। विद्यार्थियों के जेंडर पर कोई निर्भर नहीं करता, विषय वस्तु की प्रकृति पर। शिक्षण विधि, हाँ बिल्कुल, विषय वस्तु की प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए कि अपन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, या विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, उस हिसाब से शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। मानसिक स्तर, ये तो देखना ही चाहिए। ये भी सही है। देखो इनमें से चार ऑप्शन में गलत, एक तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इन तीनों का नंबर मिलेगा, सबका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इनमें से मुख्य कौन सा होता है? ए, विषय वस्तु। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से विकार। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया किससे? डिसग्राफिया लिखने से।
डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया शब्दों को स्पष्ट समझने से संबंधित होता है, डिस्प्रेक्सिया। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह में आपसी विश्वास होना चाहिए। कुशल नेतृत्व के लिए समूह में क्या होना चाहिए? आपसी विश्वास होना चाहिए। देखो इसमें से तीन सही है, एक गलत है, गलत काटो। समूह हित में गतिविधि, समूह में उदासीनता, एक तो कट गया ना पूरा ही। अरे 4 में से एक गलत होता है जिसका 0 नंबर होता है, तो ये कट गया। अब तीनों के नंबर है, उस आधार पर ये हो जाएगा। सही तीनों ही है, पर सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? समूह में क्या होना चाहिए? आपसी विश्वास होना चाहिए। हाँ भाई सिक्कर वाला राम राम। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा किससे बनती है? किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा किससे बनती है बालकों में? देखो अपने घर समाज अभिभावक जैसा कार्य करते हैं उसके प्रति हमारी क्या बन जाती है? पूर्व धारणा बन जाती है। देखो आगे अपन देख रहे हैं, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखो मेघ है, वारिद है, जलद है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल जात। अरे जो शिक्षक भर्ती या राजस्थान की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती हो, हिंदी आती हो, उसका ध्यान रखना, जल जात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल जात। क्या हो जाएगा? जल जात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल जात हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखो ये किसका हो जाएगा? करीण, किरण, रसीम, अंशुष किसके हो जाएंगे? किरण के हो जाएंगे। केवट, नाविक और मल्ला ये हैं जो केवट होता है नाव चलाता उसके। कूल, तट, किनारा, वायस, कोकिल, कुंतल, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायस, कोकिल और कुंतल। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द, तीव्र का विलोम शब्द, तीव्र यानी तेज, और तीव्र यानी तेज होता है तो इसका कम क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? श्लाघा, प्रशंसा ये गलत हो जाएगा। शुष्क, आदर ये सही है। सुलभ, दुर्लभ ये सही है, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से अजब, अब्द शब्द का शब्द युगम अब्ज और अब्द शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? अरे इनका सही अर्थ क्या है बताइए फटाफट। क्या होगा? कमल, बादल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमल, बादल। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हटके। निम्न में से भवन, भुवन शब्द, भवन, भुवन शब्द का सही युग्म अर्थ कौन सा है? भवन, भुवन का सही अर्थ क्या है? भवन यानी घर, भुवन यानी संसार। अरे भुवन यानी क्या होता है? घर है। भवन यानी क्या होता है? घर। भवन यानी क्या होता है? घर। भुवन यानी क्या होता है? संसार। भुवन यानी संसार और भवन यानी घर। ये सही हो जाएगा सी। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अरे निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? वह पुस्तक पढ़ते ही सो गया। ये वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। देखो वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया मतलब ये संयुक्त वाक्य नहीं है। दो वाक्य आपस में मिले हो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहां आया था। देखो इसमें हो जाएगा मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। दो कार्य इसमें हो रहे हैं। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई है।
मैंने वही मकान खरीदा जहां आप रहते हो। ये आश्रित वाक्य है, मिश्रित जिसको बोलते हो। एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड करता हो, मिश्रित वाक्य। वह लड़का बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई। वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, निम्न में से कौन सा वाक्य है? वर्षा होगी तो अनाज पैदा होता है। वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, संकेतवाचक है। ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? देखो 71 सही है, नीरज सही है, मंत्रिमंडल, योगी राज, मंत्रिमंडल इसमें गलत हो जाएगा आपका। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखो शुश्रूषा कैसे बनता है? शुश्रूषा इसमें गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताओ, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य होगी, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द देखना है। उज्जवल सही है क्या? सही है। अरे उज्जवल सही है क्या? सही है। अतियोक्ति सही है, मृदंग सही है, निरोग गलत है। ये निरोग गलत है, निरोग गलत हो जाएगा इसका। छचुंदर के सिर में चमेली का दो तेल, तो इसका क्या हो जाएगा? अपनी हैसियत से अधिक शेखी बगारना, रुख देकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। बुद्धिहीन होने पर ही धनवान के निम्न में, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान निम्न में, धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। आंख से अंधा गांठ से पूरा, है ना? आंख से अंधा गांठ से पूरा। ऊंची दुकान फीका पकवान केवल दिखावा, आंधी के आम अटका बनिया दे उधार, वाणियों अटकेड़ो उधार दे। क्या पूछ रहे हो नितिन म्यूजिक? क्या पूछ रहे हो आप? देखो निम्न में से अन्वेषण, अरे अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। अनु प्लस एषण कौन सा हो जाएगा? अनु प्लस एषण कौन सा हो जाएगा? अनु प्लस एषण हो जाएगा। अनु प्लस एषण। ये लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? लोकोपयोग, बताइए फटाफट। लोकोपयोग में कौन सी संधि है? लोकोपयोग में कौन सी संधि है? लोक प्लस उपयोग गुण संधि। निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या है? षड प्लस आनंद, वाग प्लस ईश, दिक प्लस विजय, दिग्विजय, दिक प्लस विजय। क्या हो जाएगा? दिक प्लस विजय होगा यहाँ पे। देखो ये सट प्लस आनंद षडानन होता है, वाक प्लस विष वागीश होता है, षणमास सट प्लस मास षणमास होता है, लेकिन इसका आंसर दिग्विजय, दिक प्लस विजय हो जाएगा। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। देखो फिर है निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये हो गया अपना निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह। पंचरत्न, पंचरत्न का सही समास विग्रह बताओ। पांच रत्नों का समाहार जिसमें हो, पांच रत्नों का समाहार जिसमें हो वो क्या कहलाता है? पंचरत्न द्विगु समास। निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा है? बहुवीर्य शीतोष्ण है क्या? नहीं है। अरे शीतोष्ण है क्या? नहीं है। क्रोधाग्नि है क्या? नहीं है। त्रिभुज है क्या? नहीं है।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शी। निम्न में से अन्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए अनन्य क्या है, अनन्य, अनाप्त, अनुदान, अन्न उपसर्ग, अनुदान। देखो अन्न प्लस नए अनन्य हो जाएगा, अन्न प्लस नए अनाप्त, अन्न प्लस आप्त अनाप्त हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनु प्लस दान। अनु यहाँ अनु उपसर्ग है, अन्न नहीं है, अनु प्लस दान, अन्न प्लस इच्छुक अनिच्छुक हो जाएगा। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। गैर कानूनी है, दुराचारी नहीं है। देखो गैर, खुश, नाकाबिल, दुराचारी शब्द है ना, ये क्या नहीं है, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछाना, बिछाना ओ लग गया तो क्या बन गया, बिछोना, बिछोना। निम्न में से कौन, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है रे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? देखो लुहार, यहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यहां क्या हो जाएगा, शौकीन। यहां क्या हो जाएगा, लकड़हारा। तो बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़ापा क्या होता है, भाव होता है। बुढ़ापे में क्या होता है, भाव। लकड़हारा किसी जाति को, शौकीन जाति को, बुढ़ोती क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या, डी। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रस्थान, आगमन, निष्काम, सहकाम, करुण, निष्ठुर, राग, रंग। अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राग रंग, ये सही नहीं है। राग द्वेष होता। निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। अमीय का पर्यायवाची क्या है? अमीय, सुधा। अमीय यानी होता है क्या? अरे अमीय यानी क्या होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अमीय यानी क्या होता है? यानी जिसको बोलते हैं अमृत। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। क्या कहलाती है? दावानल। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। आंख के परे के लिए उपयुक्त है। आंख से परे हो तो वो क्या हो जाता है? परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण क्या है? संप्रदान तत्पुरुष यानी संप्रदान में क्या आएगा? अरे संप्रदान में क्या आएगा? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तुलसी द्वारा कृत हो जाएगी। दरअसल जल के लिए वायु, जल की वायु, जलवायु। हवन के लिए सामग्री, संप्रदान के लिए। निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त होगा। शक्त क्या हो जाएगा? शक्त। शक्ति का उपासक क्या कहलाता है? शक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्त कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चन रीजनिंग के सर कराएंगे आपको, कराएंगे। हाँ जी, ये चलानो देख लेना। तो अब ये बता दिया उत्तर, देख लो। पेज ले लो थारो को, पेपर ले लिया सके, ठीक है। हाँ इनने मेल लिया। देखो मेरी बात सुनो, ये कर लेना। देखो ये कर लेना। पेन काम में लियो ने अठो दबा लियो, ठीक है। इन देखो पेन काम में लियो अठो दबा लेना, ठीक है। नए काम में लेना ऊपर सरकार पक्ष इन दबा दो, इन दबा दियो नीचे उड़ के, इन दबा लियो काम माजी, इन दबा लियो पक्ष नीचे उड़ जी, फिर ये चलती, फिर इन यूज ले लो जो बच्चा चले यार। हाल बजे मार ये खत्म हो गया। शैल यार हमने इसे बचार लगा रखे जो, अरे वही आ जाएगी सर, इस आ जाएगी फटाफट।
देखिए दोस्तों, अपना चलिए अपना पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित। घास संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र संबंधित है किससे है? पढ़ने वाले से है, पाठक या लेखक या प्रकाशक या संपादक। तो इसका सही आंसर होगा संपादक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद को कूटबद्ध किया गया है 38-13-2। फिर डस्ट को कूटबद्ध किया गया है 431-259। उसी कूट भाषा में बोर्ड को कूटबद्ध किया जाएगा। इसका आंसर होगा ये कैसे होगा? C3 H8 A1 L12 मतलब 1 2 3 K11 1 1 2। ठीक है, उसी तरह डस्टर D4 U21 मतलब 2 1 प्लस 3। फिर S 19 T 20 E5 R। ठीक है, इस प्रकार होगा 25-194। फिर श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 51 63 71 81 93 93 और 107। फिर आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नानी। जूता चमड़ा रबर क्या होगा? लेटेक्स। क्यों हो गया? छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों महिला और शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ये अपने सीरीज है ABCD ABCD A ABCD A AB, ये हो जाएगा। फिर अपने भिन्न दी हुई है, उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी 19/21। फिर 9वां प्रश्न है, 21 दिनों वाले एक महीने के अंदर तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है, फिर अगला गुरुवार 16/7-23, फिर अगला गुरुवार 23/7-30 मतलब 30 तारीख को क्या होगा? गुरुवार होगा। और 31 को क्या होगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार अपने एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है ऑप्शन ए, 5वां शुक्रवार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल प्रतिबिंब है, उसके अन्य 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस जल प्रतिबिंब में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन अपना डी सही होगा। ठीक है, ग्यारहवां प्रश्न है, एक आकृति दी हुई है, उस आकृति को अपने पूर्ण करना है। इसका उत्तर हो जाए ये डी। बारहवां प्रश्न है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दों को सुव्यवस्थित करना है क्रम के अकॉर्डिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर 13वां है, फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? ध्यानचंद ने हॉकी खेला, हॉकी को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल।
अगला प्रश्न अपना गणित से संबंधित है, जो साधारण ब्याज है। कि साधारण ब्याज की गणना करनी है अपने को। यदि मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज दर 18% है, वार्षिक समय अवधि 4 वर्ष है, तो अपना ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 3600 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें जब समय 4:10 हो। उत्तर क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है 11 × मिनट - 60 × बजे बटे 2। इनमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2016। ये लीप वर्ष नहीं है। इसे ज्ञात करने के अंदर हमको 400 का भाग देना पड़ा। 400 भाग देंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। फिर 17वें के अंदर हो जाएगा अपना 54। फिर 18वें के अंदर हो जाएगा बी। फिर 19वां, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 45 वर्ष व 15 वर्ष, ऑप्शन बी। फिर 20वां प्रश्न, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान के एक भुजा 16 मीटर है, इसका एक विकर्ण 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 192 मीटर स्क्वायर। फिर अपने एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में लूप संख्या ज्ञात करनी है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 72, 72 चौको 288, 288 पंचो 1440 हो जाएगा। फिर अपने एक और श्रृंखला दे रखी है। इस श्रृंखला के अंदर आपको नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8। फिर अपने एक क्रम दिया हुआ है, सुबह सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? ऐसा क्रम है। सबसे पहले क्या होती है? सुबह होती है। सुबह होके हम चेहरा धोते हैं। चेहरा धोने के बाद दांत साफ करते हैं। दांत साफ करने के बाद हम स्नान करते हैं। क्या हो जाएगा? ABCD। फिर 25 नंबर प्रश्न, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उस भाषा में पियोन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? क्या हो जाएगा? ODNN। फिर नेक्स्ट, निश्चित कूट कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में फिश को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर 27वां प्रश्न, रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। P21 J28 समानुपात G19, क्या हो जाएगा? A26D। फिर 28वां प्रश्न, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके अंदर भिन्न पता करना है। ये लंबाई से संबंधित है, ये भी लंबाई से संबंधित है, ये भी लंबाई से संबंधित है, और ये क्या है? भार से संबंधित है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? 25 मिनट तक आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कथन, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? एक कथन दे रखा है, उसके नीचे 2 तर्क हैं। तर्क का पता लगाना है, ये तर्क सही है या नहीं है। पहला तर्क है, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। सही है, संयुक्त परिवार होता है तो उसके अंदर काम का भी बोझ कम होता है। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। मतलब तर्क 1 और दोनों मजबूत हैं। फिर है विषम आकृति का पता लगाना है आपको। इसके अंदर ये हो जाएगी 3 नंबर विषम है, क्योंकि सभी के अंदर एक अंदर साइड के अंदर टच में और अंदर साइड के अंदर है फूल है, और सभी के अंदर इसके अंदर बार है, तो ये हो जाएगा विषम। फिर एक और डिक्शनरी से संबंधित आ गया,
इसके अंदर हमें पता लगाना है कि कौन सा क्रम के होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 4 1 2 3। 33 नंबर प्रश्न, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी? इसका उत्तर वैसे तो 36 आता है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका 32 मान लो आप। फिर 34 नंबर प्रश्न, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? 80 हो जाएगी। 1200 मजदूरी है, ठीक है। 10 श्रमिकों की, तो एक श्रमिक की कितनी हो जाएगी? 120। 6 दिन की है तो एक दिन की कितनी हो जाएगी? 20। तो अपने को 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी पता करना है। 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी तो 80 हो जाएगी। निम्न समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका उत्तर आ जाएगा 12। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक समान नहीं है, तो कौन सा अंक नहीं है? ये सभी 7 का वर्ग, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग, 9 का वर्ग, 7 का वर्ग, ये नहीं है वर्ग। निम्न संख्या को पूर्ण कीजिए, इसके अंदर 14 आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा सैटेलाइट है तो पृथ्वी क्या है? उपग्रह से संबंधित है। उपग्रह तो नहीं है यहाँ पर, फिर हम ग्रह कर देंगे। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? ये सभी स्टेट हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है ये दिल्ली। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। अगला पद क्या हो जाएगा? KPLC। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? ये सभी रंग है, ये डी हो जाएगा। राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? इसका उत्तर 5 वर्ष हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, दक्षिण। 44 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर और अंत से 14वें स्थान पर आता है? वो क्या हो जाएगा? गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन है? मालती है। 46 नंबर प्रश्न, व्यक्ति संबंधित है जीवनी से। वैसे राष्ट्र की क्या होती है? इतिहास होता है राष्ट्र का। व्यक्ति की जीवनी होती है, राष्ट्र का इतिहास होता है। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। अंत में कौन सा शब्द आएगा? ए आएगा। बंदूक से गोली निकलती है और चिमनी से क्या निकलता है? धुआं। ऑप्शन डी सही। 50 नंबर के अंदर सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा? डी। 50 नंबर विषम का चयन करना है, ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। ये सभी न्याय संगत, उचित, ईमानदार, पक्षपातपूर्ण, क्या हो जाएगा? डी। ये थे हमारे रीजनिंग से संबंधित 50 प्रश्न। कोई 1-2 प्रश्न को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न सही आए थे, सभी सरल थे। अब आगे के लिए